सब लोगों से मेरी विनती है, 4:45 बज गए और 4:45 बज गए, सबको गांव जाना, घर जाना है। हाँ, पूरी सब्जी बनी है, तो आपकी इजाजत होगी तो मैं अगर गलती से ज्यादा बोल दिया तो बर्दाश्त कर लेना। तो ये जो मीटिंग आप लोगों ने रखी है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है ये, और टाइटल भी बहुत अच्छा है, संविधान बचाओ देश बचाओ। बड़ा अच्छा टाइटल लगा मेरे को कि भाई इस मुद्दे पे सब लोगों ने मिलकर सोचना चाहिए। SC, ST, OBC सब लोगों ने मिलकर सोचना चाहिए, लेकिन सब लोग एक जगह आएंगे कैसे? ये एक प्रोग्राम में आएंगे तो टेम्पररी बात होगी, परमानेंट बात के लिए आपको एक सोच की जरूरत पड़ेगी। एक जगह बैठना, राजनीतिक रोटी सेक लेना, तू पैगंबर मैं खुदा बोल देना, जमेगा नहीं। मामला लड़ने का है, भगने का नहीं है। आप एक लड़ाई की तरफ जा रहे हो और लड़ने के लिए सबसे बड़ी बात होती है आपका ब्रेन। उस ब्रेन में क्या चल रहा है? अगर उस ब्रेन में चल रहा होगा कि मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं हिंदू हूं, तो आप लड़ाई हार गए, नहीं जमेगा काम। मैं गोंड हूं, मैं प्रधान हूं, मैं भील हूं, माड़िया हूं, तो भी नहीं जमेगा, क्योंकि ये लड़ाई धार्मिक नहीं है, ये लड़ाई सामाजिक है, सांस्कृतिक लड़ाई है। SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों को अगर किसी ने पूछा कि आप इस देश के मूल निवासी कैसे हो, क्या जवाब दोगे? मैं मुसलमान हूं करके मूल निवासी हूं, मैं क्रिश्चियन हूं करके मूल निवासी हूं, मैं हिंदू हूं करके मूल निवासी हूं, या बौद्ध हूं करके मूल निवासी हूं। ये जो आपकी धार्मिक थ्योरी है ये फेल है। आपको DNA की तरफ आना पड़ेगा, आपको संस्कृति की तरफ आना पड़ेगा। जिस दिन इस देश का मुसलमान बोलेगा कि मैं आदिवासियों का वंशज हूं, उस दिन वो लड़ाई का हिस्सा बनेगा। जिस दिन इस देश को OBC बोलेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं, उस दिन वो लड़ाई में हिस्सा बनेगा। जिस दिन इस देश का छोटा हिंदू बोलेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं, उस दिन वो लड़ाई का हिस्सा बनेगा। आपको बताना पड़ेगा आप किसके वंशज हैं। हिंदुत्व के नाम पे तो अलग हो जाता है। इस देश में सांस्कृतिक लड़ाई केवल आदिवासी और ब्राह्मणों के बीच में है। यह आर्य नारियों का झगड़ा है। इसलिए बाबा साहब ने बोला था कि धार्मिकता लड़ने का साधन नहीं है। इस देश के लोकतंत्र में अगर आपको जीना है तो सामाजिकता रखनी पड़ेगी। यहां आपको बौद्ध बोल के जिंदा नहीं रहना है, यहां अम्बेडकरवाद चलेगा, बिरसावाद चलेगा, तब बात चलेगी। आपका एक फलसफा होना चाहिए, आपकी लड़ाई को देखने का नजरिया होना चाहिए। जब आप धार्मिक हो जाते हो इस देश में तो आपका कोई दुश्मन नहीं रहता, लेकिन जब आप सांस्कृतिक हो जाते हो इस देश में तब आपको दुश्मन दिखाई देता है। जिस आईने में दुश्मन नहीं दिखाई देता है वो आईना देखना छोड़ दो। जिस चश्मे से दुश्मन नहीं
नहीं दिखाई देता है वो चश्मा पहनना छोड़ दो, क्योंकि लड़ाई के मैदान में वही जीतता है और वही लड़ता है जिसको दुश्मन दिखाई देता है। लड़ाई दोस्तों में और भाइयों में नहीं, दुश्मन के साथ होती है। संविधान और दलित, आदिवासी, ओबीसीओं के बीच में संविधान एक ऐसी दीवार है जिसने हमको बचा के रखा है। संविधान का दूसरा नाम है सामाजिक ढाल। ये वो सामाजिक ढाल है जो तुमको इस देश में जिंदा रखी है। अगर इस देश में संविधान नहीं होता तो आप सोच लिए क्या होता। संविधान है तो ये हाल है, संविधान नहीं होगा तो क्या हाल होगा। ये बात सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर ये संविधान है क्या, इस संविधान का हमारे जीवन में रोल क्या है, इस संविधान के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। साथियों, बाबा साहब ने आपको हुक्मरान बनने के लिए नहीं संविधान दिया था। संविधान इस देश के सामाजिक समय में बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता है, लेकिन अम्बेडकरवादी बोलने में डरता है। जब पढ़ा लिख हो जाता है, पढ़ लिख के जब बढ़ जाता है, ऑफिसर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, तो बोलता है मैं बौद्ध हूं, क्योंकि उसको मालूम है बौद्ध की जो जात थी, भगवान बुद्ध की जो जात थी, वो वंशज थोड़ा क्षत्रिय वंशी है। लेकिन बाबा साहब की जो जात थी वो तो अछूतों का प्रतिनिधित्व करता है। तो बाबा साहब का इंटरनेशनल लेवल पे नाम नहीं लेते, बुद्ध का लेते हैं। मेरा उनसे पहला सवाल है, चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये जितने बौद्ध राष्ट्र हैं, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला है कि हम मूल निवासी की थ्योरी को नहीं मानते हैं, हम मूल निवासी नाम के आदमी को नहीं जानते हैं। क्या यहां का बौद्ध चाइना के बौद्ध का विरोध कर सकता है? क्योंकि ये लड़ाई धार्मिक नहीं है, ये लड़ाई सांस्कृतिक है। अगर ये लड़ाई सांस्कृतिक नहीं होती तो महात्मा फुले को सत्यशोधक समाज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये लड़ाई सांस्कृतिक नहीं होती तो मौलाना आजाद को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं मुसलमान बाप में हूं, पहला आदिवासी। मुस्लिम भाइयों को भी नहीं बोला। हमारे लोगों में इतिहास को लेकर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम, अलार कलाम के गुरु का नाम लिंगो। यहां से स्टार्ट करो। मोहम्मद पैगंबर कुरैश आदिवासी थे, हजरत बिलाल भी कुरैश आदिवासी थे। आप जानते हो, ये कबीले की बात बता रहा हूं। जीसस क्राइस्ट बाइजा आदिवासी था। अगर इस देश की जमीन पे आपको जमीन के लिए लड़ना है तो आपको अपने वंश को बताना पड़ेगा, आपका डीएनए बताना पड़ेगा, आपकी मूल संस्कृति की तरफ चलना पड़ेगा। हमारे ही लोगों ने आदिवासियों का हाथ छोड़ दिया, ब्राह्मणों की टीम में बैठ गए, बी टीम में चले गए, ए टीम में थे। जब ए टीम में शंकर भगवान था तो महादेव था, और बी टीम में शंकर भगवान चले गए तो महेश बन गया, तीसरे नंबर का प्लेयर बन गया। तो जो बी टीम में गया है उसका यही हाल हुआ है। और बाबा साहब मर गया लेकिन बी टीम में नहीं गया, ए टीम में ही था। लोगों ने बाबा साहब कम, भीमराव कम, लेकिन आंबेडकर ज्यादा बोला है। बाबा साहब ने एक बात बोला कि आपकी गुलामी और आपकी सोच, ये दोनों में वो समन्वय होना चाहिए जो पल पल आपको बताते रहे कि आपका दुश्मन कौन है। यहां उल्टा हो गया।
हम तो कसाई से ही जान की भीख मांगने लग गए थे। अगर बकरा कसाई को भगवान मान लिया तो उसकी जान बचेगी क्या? यहां पे किसी ने बोला, मैडम ने बोली कि आदिवासियों को दत्तक पुत्र मानते हैं, यानी मोदी आदिवासियों का बाप है। मैडम गलत थ्योरी है ये। मोदी को बताओ आदिवासी इस देश के बाप है। उल्टी देरी नहीं होना, हमारा बाप बन के हमारी जमीन पे इंक्रोचमेंट कर रहा है। वो आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, आपकी जमीन मांग रहे हैं। एक तरफ इस देश में दो प्रक्रिया पे याद रखो, कौन? राष्ट्रपति गणपति ने किसके बारे में बोला? राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है। और राष्ट्रपति किसका दत्तक पुत्र है? वो आरएसएस का दत्तक पुत्र है। ये बड़ी बात ये है, दो प्रक्रिया इस देश में चल रही है। भगवान राम की जन्मभूमि के लिए लैंड एक्विजिशन की बात चल रही है। इसी कोर्ट में साहब भगवान राम की जन्मभूमि के लिए गवर्नमेंट जमीन एक्वायर कर रही है, और दूसरी तरफ मोदी अंबानी के लिए आदिवासियों की जमीन खाली कर रही है। मेरे को यह बोलना है, किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है। जब भगवान राम नहीं था तब भी आदिवासी थे इस देश में। अगर यह मामला सामने आया कि कौन मूल निवासी है, तो भगवान राम भी मूल निवासी नहीं है, केवल आदिवासी मूल निवासी। उसकी जमीन में बात नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हो जाता है कि नहीं, अब आदिवासियों को खाली करेंगे। ये आदिवासियों पे हमला क्यों हुआ है? ओबीसी को नहीं समझ रहा है, दलित को नहीं समझ रहा है, मुसलमानों को कुछ नहीं समझ रहा है। आरएसएस के लोग शुरू से एक रणनीति बनाया, आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं, तो दलित को लगता है अपने को बोल रहा क्या, मुसलमान को लगता मेरे को थोड़ी बोल रहा यार, मैं तो मस्जिद में ठीक ठाक हूं, क्रिश्चियन को लगता अपन चर्च में ठीक है, संडे के झंडे इधर ही खाओ अंडे, ओबीसी को लगता अपना कार्यक्रम चल रहा है, अपने हनुमान जी भी खुश है, गणपति भी खुश है, चलने दो अंदर से, और चुपचाप है सब, और आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं। अब आदिवासी ऑफिसर भी बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्योंकि विभीषण तो रावण का ही भाई था ना, आखिर आदिवासियों में भी विभीषण है। इनको समझ में नहीं आ रहा है, जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा उस दिन ओबीसी एससी अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएगा। क्योंकि इस देश में आपके मूल निवासी होने का आखिरी प्रमाण यानी आदिवासी है। ये जानते हैं कि आदिवासी और आदिवासी संस्कृति को खत्म कर दो, कभी मुसलमान नहीं बोलेगा कि ये देश मेरा है, ओबीसी नहीं बोलेगा मेरा देश है, दलित भी नहीं बोलेगा ये मेरा देश है। आप इस देश की सांस्कृतिक संघर्ष को थोड़ा समझो। अचानक इनको आदिवासियों की चिंता क्यों हो गई? मैं आदिवासी नेताओं से पूछता हूं, मैं यहां से गांडू बोलता हूं उनको, मेरे बहुत गुस्सा होता है। कुछ भाई बोलते हैं गुणवाना के आंदोलन का सतीश पे नाम विरोध करता है। अरे भाई, तेरा पेशेंट ऑक्सीजन में है, उसके पेट में रोटी नहीं है, उसकी जमीन उससे छीन रहे, उसको धर्म नाम की संस्था देके क्या कर लोगे तुम उसको धार्मिक बना के क्या जिंदा रख सकते हो? आपका धर्म अगर उसकी रोटी दे सकता है उसके पेट के लिए तो पहले करो, उसको जिंदा रखने का प्रश्न है। वो जिंदा कैसे रहेगा? जब ये आरक्षण की बात कर रहे थे मैं सुन रहा था, आरक्षण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अपॉर्चुनिटीज, यानी जहां पद है, जहां वैकेंसी है वहां आरक्षण है, वैकेंसी नहीं है तो आरक्षण पाएगा।
ये तो ऐसा हो गया है, खाना दूंगा देखो पानी नहीं दूंगा, लैट्रिन कर लेना पेशाब नहीं करना, ये पोजीशन बन गई आरक्षण। साथियों, रिजर्वेशन की पोजीशन बताता हूं। इस देश में 80,840 पोस्ट बची है। कितनी? 80,740 राज्य शासित और केंद्र शासित दोनों मिलाकर। इट्स ए कंसोलिडेशन। आदिवासी, एसटी, ओबीसी, मुसलमानों को भी कोटा आ गया, माइनॉरिटी। अगर तुम रिजर्वेशन के भरोसे रहेंगे तो 80,740 पोस्ट भरने के लिए आपको 5 साल लगेंगे। तब तक आपकी, अभी ये बताइए, आपके समाज में एससी, एसटी, ओबीसी के बेरोजगार कितने हैं? इस देश में 42 करोड़ बेरोजगार है। 42 करोड़। उनके जिंदा रहने का प्रश्न चल रहा है। ग्रेजुएट लड़का भी गड्ढे खोदने का काम कर रहा है। ग्रेजुएट लड़का भी गड्ढे खोद रहा है। गड्ढे खोदने की मशीन निकल गई है, वो भी काम नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन की तरफ जाने के पहले ये रिजर्वेशन से भी बात कर लिया जाए। जो आदिवासी जंगल के सहारे जिंदा था, हमने एक पिटीशन डाली थी बनासकांड, ये पूरा जो बेल्ट है आपका काना का, इसके बेल्ट का मैंने सब लोगों से सिग्नेचर कैंपेन करवाया था। वो पिटीशन इसी केस में दाखिल किए थे। वो पिटीशन को आखिरी तक गवर्नमेंट ने नहीं सुनी। आखिर हमारे खिलाफ में निर्णय दे दिया। हमारे समाज के गांडू नेता उस वक्त चुपचाप थे जब ये ड्राफ्टिंग होना था। अरे ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बड़ी बात नहीं है। ये गवर्नमेंट ने 2018 में एक शेड्यूल पास करी जिसमें से जंगल में से आदिवासी शब्द निकाल दिए। इस भारत के जंगल की परिभाषा आदिवासियों के बगैर हो नहीं सकती, और विश्व के किसी भी जंगल की परिभाषा आदिवासियों के बगैर हो नहीं सकती। लेकिन ये गवर्नमेंट ने जंगल से भी आदिवासी नाम हटा दिया, यानी तुम्हारा इस देश के 7/12 से नाम खत्म हो गया। अब जमीन भी नहीं है आपकी, देश भी आपका नहीं है। ये जो प्लानिंग है आरएसएस की, ये आदिवासी मुक्त भारत की है। और आदिवासी मुक्त भारत यानी एससी, ओबीसी और मुसलमान वेटिंग लिस्ट में है। थोड़ा लेट मरेंगे, आदिवासी मरेगा पहले, लेकिन ये थोड़ा लेट मरेंगे, क्योंकि तुमको तड़पा के मारना है, हमको घबरा के मारना है, दौड़ा के मारना है। आज सवाल है भाई, जंगल में केवल आदिवासी नहीं रहता, दलित भी रहता है, ओबीसी भी रहता है, कहीं कहीं मुसलमान भी रहता है। जाओ ओडिशा के जंगल देख लो, गुजरात के जंगल देखो, क्रिश्चियन भी रहता है। हटरे कौन है? शहर में रहने के लिए आपको जगह नहीं है। 10 लाख रुपए दिए उसको जंगल से निकलने के लिए, वो बैयर में प्लॉट नहीं खरीद सकता है। 10 लाख रुपए में घर भी नहीं बन सकता है। उसकी जिंदगी बनने की बात तो बहुत दूर है यार। उसके पूर्वजों की जमीन छीन ली है तुमने और 10 लाख रुपए थमा दिए। अरे पूछो मोदी को, तेरी जमीन छीन लेते हम, कुछ नहीं ज्यादा 1500 स्क्वायर फीट की, तेरे को 10 लाख रुपए देते, लेता क्या? तकलीफ तो हमारे बीच में है। हम किसी भी षड्यंत्र को समझना नहीं चाहते हैं। अपनी छोटी छोटी 2 पल्ले की दुकान लगा के रखे हैं। ये मेरी दुकान है, संगठनवाद। ये मेरा नेता है, व्यक्तिवाद। मैं उधर का नेता हूं, क्षेत्रवाद। मैं ये वाली पार्टी का नेता हूं, पार्टीवाद। ये व्यक्तिवाद, जातिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद जब तक के खत्म नहीं करोगे, समाज और समाजवाद आएगा नहीं। लोकतंत्र में केवल इलेक्शन महत्व का नहीं है। मेरे युवा भाइयों सब लोग बोल रहे थे, बाबा साहब ने बोला लोकतंत्र में इलेक्शन बाद में सिलेक्शन
पहले होना चाहिए कि करना क्या है। और वो सिलेक्शन यानी आइडियोलॉजिकल सिलेक्शन, अपने विचारों का सिलेक्शन, अपने विचारों की लाइन का सिलेक्शन, अपनी दिशा और दशा का सिलेक्शन। अगर समाज ये नहीं करेगा तो लोकतंत्र में क्या रहेगा यार। आपको तो एक मशीन बना के जीत ली है उन्होंने, एक ही मशीन बनाए, एक रिमोट बनाए, मामला खत्म कर दिया। 13 साल की लड़कियां, ये मैगजीन देखना है, 13 साल की आदिवासी लड़कियां नक्सलवादी बन गई। 12 साल में आदिवासी लड़की नक्सलवादी, वाह, ऐसा कैसा हो गया मैडम। गढ़चिरौली में बाबा आमटे रहता है, उसका लड़का प्रकाश आमटे है। आपके यहां भी 20 सीरीज के बहुत लोग हैं। छत्तीसगढ़ में मेरी जिंदगी गई है वहां। मेरे को भी अपने नेता लोग बोलते हैं नक्सलवादी जैसा दिखता है। वो फोटो देखता हूं मैं पेपर में और उसको लगता हूं दाढ़ी वाड़ी है, ऐसा नेता भी बोलता है मेरे को नक्सलवादी दिखता है। 13 साल की लड़की आदिवासी इस देश में बंदूक उठा के जब मारते हैं तो उसके बाजू में बंदूक रख देते हैं, उसके मुंह पे लात मारते हैं, पेशाब करते हैं। जब मेडिकल होता है तो पता चलता है इसके मुंह के ऊपर पेशाब किए और बाजू में तिरंगा झंडा लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये आतंकवादियों से जितनी नफरत नहीं करते उतनी आदिवासियों से करते हैं। इनका पहले नंबर का दुश्मन आदिवासी, क्योंकि इनको मालूम है अगर इस देश के 7 वाला पे नाम करना है तो पहले आदिवासियों को मिटाना पड़ेगा। और आदिवासियों को जब मारते हैं तो मुसलमान चुप रहता है, दलित चुप रहता है। दलितों को जलाते हैं तो आदिवासी बोलता है उसका वो देखेगा, अपन अपना देखेंगे। आप लोग तो गोटी धरे मंदिर हो बाबा, आप लोग तो इनके मंदिर हो। ओबीसी मरता है, किसान मरता है तो दलित बोलता है जाति से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, वो खेती वाला मामला है, वो देखते बैठे। मुसलमान बोलता है नहीं नहीं अपना कोई रोल ही नहीं है वहां। हम एक दूसरे की समस्याओं को अपनी समस्या नहीं समझते हैं, इसलिए क्योंकि एक दूसरे को हम अपना नहीं समझते हैं। आपका सोच का रिश्ता तभी मजबूत होगा जब आपका खून का रिश्ता मजबूत होगा। बिरसा मुंडा ने बोला था, आज जो बाबा साहब ने संविधान हमारे सामने दिया, ये संविधान के बारे में बात रख रहे करके मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो मेरे को माफ कर देना, क्योंकि बहुत दूर से आया हूं मैं, बहुत देर से बैठा हूं, तो उतना तो बोलने देना ही पड़ेगा तुमको। हाँ, तो जो इस देश में ये मुस्लिम भाइयों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियन भाइयों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दलित भाइयों के लिए, ओबीसी भाइयों के लिए, जो इस देश में पहला कानून बना जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, 1898 में जो 1 लाख आदिवासियों की कुर्बानी का नतीजा था, जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाने के बाद एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। क्यों रखा? क्योंकि उसका रिस्पेक्ट था, उसका वैल्यू था। वो कानून बना, उस कानून में जो दलित भूमिधारी थे, जिसको भूधारक बोलते, जो मुसलमान भूधारक थे, जो क्रिश्चियन भूधारक थे, जो आदिवासी ओबीसी भूधारक थे, उनको भूमालक बनाया गया। आपको मालकियत मिली इस देश की, आपको जमीन पे ओनरशिप मिली उस कानून की वजह से। और आदिवासियों के जीवन में पूरा परिवर्तन है। उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती। मोदी कोई नहीं, कोई भागवत नहीं, यहां का मालिक साफ सुथरा है, सब क्लियर है। ये कितना भी मारेंगे, जिस दिन बिरसा मुंडा जग जाएगा, बाबा साहब जग जाएंगे, निपटा देंगे। आदिवासियों को छेड़छाड़ मत करो। बिरसा मुंडा भी एक ही था, याद रखना। बाबा साहब भी एक ही था, महात्मा फुले भी एक थे। कितना करोगे तुम?
और कितना सताओगे तो। ये जमीन जो छीनने वाली बात है भाई, ये इस देश का आखिरी अटैक है आदिवासियों के ऊपर। और आपको अपनी आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई के लिए तैयार होना है। ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ये सामाजिक लड़ाई की शुरुआत हो गई है। अब संविधान खिलौना बन गया है। अब ये संविधान के साथ खेलते हैं। जज भी इनका है, लोग भी इनके, ये जो चाहे वो करा सकते हैं, जो चाहे। ये माधुरी दीक्षित को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। और अभी वो बहुत चल रही है, क्या नाम है उसका, स्मृति ईरानी, उसको भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। और तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। मामला चाय वाले का नहीं है, चाय वाले को लाने वाले का है। झाड़ मत देखो, पत्ते मत देखो, जड़ देखो। वो जड़ कहां से आ रही है, वो खाद पानी कहां से मिल रहा है, वो कहां से खड़ा है, उसकी तरफ बात करो, उस पर बात करो। तो आदिवासियों के साथ में जो षड्यंत्र हो रहा है, मैं सभी आदिवासी भाइयों को बोल रहा हूं, ये गांडूगिरी बंद करो। मैं नेता हूं, मैं फलाना इसका नेता हूं, मैं फलाना संगठन का नेता हूं। अगर जमीन के बगैर क्या कर लेगा। आज भगवान की जरूरत नहीं है, जमीन की जरूरत है, जंगल की जरूरत है। जंगल ही हमारा भगवान। आप लोग का पैसा पे आगे नहीं बनता। बड़ा देव वही रहता है, महुए के झाड़ में रहता है, मंदिर में नहीं रहता है, जंगल में रहता है। कुंवारा भूषण भी वही रहता है। जंगल छीन लेंगे यानी तुम्हारी पहचान छीन जाएगी, कोई नहीं पहचानेगा। सीधा हो जाएगा, पहले मूल निवासी, आदिवासी, वनवासी और सीधा स्वर्गवासी। खत्म। प्लान पूरा तैयार है आप लोगों को। हमारे सामने ये प्रश्न है कि हमारी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, किस तरीके से लड़ेंगे। तो इस देश में जब संविधान नहीं बना था, तो ये जो पहला कानून था, यहीं से भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने गोदावरी के आंदोलन में बोला था कि मैं बिरसा मुंडा को अपने आंदोलन का गुरु मानता हूं। राघोजी भांगरे को देखकर महात्मा फुले ने बोला था कि मैं अपने संघर्ष का गुरु राघोजी भांगरे को मानता हूं। जहां टंट्याभील पैदा हुआ, वही बाबा साहब पैदा हुए। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को तो मैं सब लोगों ने मिलकर भंडारा से हरा दिए थे। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को हम ही लोगों ने हराया, भंडारा से हराया। और वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते। जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को मदद की, वो बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग थे। बाबा साहब आंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से इलेक्शन लड़ रहे थे और सुभाष चंद्र बोस के छोटे भाई कांग्रेस से लड़ रहे थे। जिस आदमी ने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को आखिरी वोट दिया, उसका भी नाम बिरसा था। और वहां डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जीते, संविधान सभा के अध्यक्ष बने और भारत का संविधान बनाने का मौका डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को मिला। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन इस देश में नहीं होता तो बाबा साहब को नसीब नहीं होता, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि एक अछूत आदमी इस देश में संविधान देखे। आज भी नफरत करते हैं। बाबा साहब भगवान से बड़ा है हमारे लिए। भगवान के बड़े बाप का नाम बाबा साहब। नागपुर में एक बात चल रही थी, रिक्शे वाले को एक जन ने पूछा, अरे भाई ये बुद्ध के बाप का नाम क्या है? भगवान बुद्ध के बाप का नाम क्या है? तो रिक्शे वाले ने हंसते हंसते बोला, साहब थोड़ा बहुत तो नहीं समझता, लेकिन मैं बता देता हूं, इसके बाप का नाम बाबा साहब आंबेडकर। तो उसने बोला, मैं कुछ भी बोलता है क्या? तो वो दलित रिक्शे वाले ने खड़े होकर बोला गुस्से से, मैं बाबा साहब नहीं आता तो बुद्ध नहीं दिखता, बाबा साहब नहीं मिलता तो बुद्ध नहीं दिखता। इसलिए बुद्ध के बाप का नाम बाबा साहब आंबेडकर। उसने पुनर्जन्म दिया है बुद्ध को।
और वो बुद्ध को जिसका गुरु अलार कलाम, उसका गुरु लिंगो। अब लिंगो को हमारे लोगों ने बना दिया धर्मगुरु, उसको शंकराचार्य के साथ खड़ा कर दिया। वे कहा राजा भोज और कहा गंगू तेगी। शंकराचार्य आचार्य कोई नहीं चलते उसके सामने, वो तो साइंटिस्ट था, इतना बड़ा साइंटिस्ट कि तुमको बता के गया है 6 देव की लड़की से शादी करना, 7 देव के लड़के नहीं, क्योंकि वो तेरी मामा की लड़की लगती उसी से करना। 6 देव वाला 6 देव से मत करना, नहीं तो तेरे बच्चे अपंग पैदा हो जाएंगे, तेरा डीएनए मिक्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये ऐसा एनालिसिस करने वाला आदमी जिसने अपनी संस्कृति में सुअर को भी स्थान दिया है, जिसको गोंडी में पत्ती बोलते हैं, उसको भी स्थान दिया है। यानी जानवरों को भी आदिवासी संस्कृति में स्थान है, पेड़ों को भी है, पौधों को भी है, निसर्ग को भी है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। यही बात बुद्ध ने किया, जो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है। और बुद्ध को जो सांख्य दर्शन का दर्शन दिया, अलार कलाम ने, मेरे को पानी पिला रहा है। ये पानी पीने का मतलब ये है चुपचाप पानी पी ले और उतर जाओ, बहुत हो गया। तो आप पैगंबर साहब से लीजिए, हजरत बिलाल जिन्होंने पहली अजान दी थी, वो भी आदिवासी थे साहब। ये मिशन जो है ये आदिवासियों के इर्द गिर्द बढ़ रहा है। अगर इस देश में मूल निवासीवाद की लड़ाई लड़ना है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप आदिवासियों के वंशज हैं। बिरसा मुंडा जी से तो गांधी जी ने भी प्रेरणा ली, उन्हीं से प्रेरणा लिए। और उन्होंने बोला कि भैया मैं बिरसा जी से इतना प्रेरित हुआ कि अपने टाई कोट पैंट सब उतार दिया, लंगोटी पहना और लंगोटी पहन के देश में आजादी का आंदोलन चलाया। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा होना चाहिए, लेकिन कोई बिरसा मुंडा पे बात नहीं किया क्योंकि वो आदिवासी है। दोस्तों, आदिवासियों को इस देश में कभी विषय नहीं बनाया गया। आपने कभी नहीं देखा होगा 63 साल की पार्लियामेंट्री इसमें संसदीय संस्कृति में कि कोई दिन पूरा 2-3 दिन 4 दिन आदिवासियों पे लगातार बहस हुई। और हमारे सांड नेता वहां जाते हैं चॉकलेट खाने के लिए, दारू पीने के लिए, लड़कियों पे पैसे लुटाने के लिए। साला चट्टी बनियान पहनने वाला आदमी, लंगोटी पहनने वाला आदमी कोट और टाई पहनता है, दिल्ली में घूमता है, उसका फ्लैट रहता है, नींद में रहता है, दारू पी के सोता है, और वो लोग समाज को लूट डालते हैं। क्या बीजेपी में आदिवासी नहीं है? क्या वनवासी कल्याण आश्रम में आदिवासी काम नहीं कर रहे? अबे हिम्मत है तो बोलो, साले तुम होते कौन है आदिवासियों की जमीन को लूटने वाले, आदिवासियों की संस्कृति को लूटने वाले? इतनी तो डेरिंग करो, वो खून भी निकल गया तुम्हारा। ये अफसोस की बात है। इसकी जड़ जो है भाई, जिस दिन इस देश में मूल लड़ाई शुरू हो जाएगी उस दिन इस देश में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बहुजनवाद हिंदूवाद से इसलिए हार रहा है क्योंकि बहुजनवाद को सांस्कृतिक जरिया नजरिए से नहीं देखा गया, उसको पॉलिटिकल नजरिए से देखा गया। पॉलिटिकल सिस्टम इज ए टेम्पररी सेटलमेंट, यू कैन नॉट कंसिडर इट एज ए कांस्टेंट। ये छोटी सी चीज है, ये स्थायी चीज नहीं है। आपको राजनीतिक ध्रुवीकरण से पहले सामाजिक ध्रुवीकरण करना पड़ेगा। वो राजनीति कर रहा है तो आपके पास रणनीति रहनी चाहिए, और वही रणनीति हमारी आने वाली पीढ़ी को इस देश में जिंदा रखेगी। भाइयों, लड़ाई बहुत बुनियादी है। आपके पास आपके भगवान का कोई सहारा नहीं है। आपको आखिरी अगर किसी ने तुमसे संविधान छीन लिया तो तुमको निपटा दिया, समझ लो। एक कागज का टुकड़ा है, ये एक कागज का टुकड़ा है जिसने तुम्हारी जिंदगी को बांध के रखा है। इस संविधान को जिंदा रखोगे तो तुम जिंदा रहोगे। हमारी जिंदा रहने की गारंटी संविधान है।
और संविधान को जिंदा रखने की गारंटी हमारा आंदोलन है, हमारा भाईचारा है, हमारी सामाजिक जागृति है। संविधान ने तुमको जिंदा रखा 63 साल तक, खूब मलाई खिलाया, कलेक्टर बन गया, बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, और गलती से एक बम्बन ने अपने टाट पे खाना खिला दिया तो बोलता है ये समाज, ये जातिवाद खत्म होना चाहिए, सब एक जगह रहना चाहिए। क्योंकि तू उसके टाटी में खाना खा लिया, उसके जैसे कपड़े पहन लिया, उसके जैसा घर ले लिया, लेकिन उसकी सोच में तेरा स्थान नहीं बदला भाई। उसके व्यवहार में स्थान बदला है, विचार में स्थान नहीं बदला है। अगर विचार में स्थान बदला होता तो बेमुल्ला कांड नहीं होता। आदिवासियों की 14 साल की लड़की को बेरहमी से पीटा गया, मारा गया, इनकाउंटर किया गया, रेप किया गया। मुस्लिम भाइयों के साथ क्या हुआ? उनके साथ भी वही हाल है। ये मुसलमान को आतंकवादी बोल रहे हैं, आदिवासियों को नक्सलवादी बोल रहे हैं, अभी अभी दलित भी आ गया है, थोड़े दिन बाद ओबीसी भी आ जाएगा। इनको आतंकवादी, नक्सलवादी यानी देशद्रोही, सभ्यता देखो, आतंकवाद यानी देशद्रोही, नक्सलवाद यानी देशद्रोही। अबे जिसका देश है उसी को देशद्रोही बना दिए। तुमको सजा मिलना है तो इसी एक्ट में मिलेगी। तुम्हारा एट्रोसिटी तो कभी भी खत्म कर देंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार किए कि तुमको सजा मिलेगी देशद्रोह के अंतर्गत। हजारों आदिवासी बच्चियां मर गई, हिंदुताई, मेरी लाइफ चली गई है, एक एक पट्टा देखता हूं मैं, हजारों आदिवासी लड़कियां मर गई, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। सिर्फ एक उन पर ठप्पा लगा दिया, ये नक्सलवादी है। और कोई अपना तुम्हारा आमदार, मिनिस्टर, एमएलए जाके बात नहीं करता है, वो गांडू है। कोई आदिवासियों की बात नहीं करता है। इतना बड़ा मामला हुआ, कोई नेता खुल के नहीं आया, किसी ने बात नहीं किया, मायावती ने भी नहीं करी। करी क्या? क्यों नहीं करी? मोदी जी गुस्सा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ताजमहल की तरफ ले जाएगा, वो वाली फाइल खोल देगा, सब सेटलमेंट है। आपके नेता, आदिवासी नेता भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि उन्होंने दलाली ली है। आदिवासियों को मालूम भी नहीं है उनकी जमीन बिक गई। ये जमीन खाली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी जमीन को बेच दिए हैं। सौदा हो गया है आपकी जिंदगी का, आपकी संस्कृति का। इतना बड़ा काम 63 साल में किसी गवर्नमेंट ने नहीं करी जो काम इन्होंने किया है। भारत के नक्शे से आदिवासियों को खत्म कर दिए धुर्वे साहब। ये छोटी छोटी बातों से बाहर आ जाओ अपन लोग, मूल बात पे करो। आदमी महत्व का नहीं है, संगठन महत्व का नहीं है, समाज महत्व का है। ऐसी आरती पार्टी कहीं जाएगी। आप लोग सामाजिक आंदोलन की तरफ आओ, समझाओ। अगर आदिवासी सही रहता ना तो आज ओबीसी उधर नहीं जाता, दलित भाई उधर नहीं जाता, बाबा साहब को अलग से धार्मिक दीक्षा लेनी नहीं पड़ती। बाबा साहब तो मजबूरी में धार्मिक दीक्षा लिया है नागपुर में। उसके पहले तो आदि धर्म की बात बाबा साहब ने नेपाल में किया था। बाबा साहब को स्टेटमेंट पढ़ो, बाबा साहब ने 7वीं सूची 5वीं अनुसूची की बात किया। इतना तो आदिवासियों ने भी नहीं किया। सिर्फ बाबा साहब के साथ अगर कोई ईमानदारी से था तो वो जयपाल मुंडा, जो बिरसा मुंडा के आंदोलन को चला रहे थे। भाइयों, इतनी बात करने का आखिरी बात बोल रहा हूं, बड़ी बात। थोड़ा सा सोचो बड़ा, अगर तुम्हारी जमीन नहीं रहेगी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा। बिगर जमीन के इस देश के मूल निवासियों को परिभाषित कर सकते हैं क्या? बताइए। देश तभी है जब जमीन है। बिरसा मुंडा ने बोला था, जिसकी जमीन उसका देश। जल, जमीन, जंगल अधिकार, सम्मान और सत्ता मांगने वाली चीज नहीं है। इसको छीन के लेने की तैयारी करो। दूसरा रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। ये जो मान रहे हैं हम, मेरे को बताइए, संविधान को बचाने के लिए कितने लोगों ने गोली खाई? अन्ना हजारे के पीछे गए, लेकिन बाबा साहब के नाम पे कोई ये नहीं करता। आदिवासियों को तो बाबा साहब चलता ही नहीं।
अपने कई आदिवासियों नेताओं ने बोल दिया हमारे लिए बाबा साहब ने क्या किया। मेरी तो इच्छा थी उसको बंद रूम में ले जाना और समझा देना अकेले में कि क्या क्या किया। अबे ये कपड़े किसके वजह दे रहे? बिरसा मुंडा नहीं होता तो मिलता क्या? ये जमीन तेरे पास किसके वजह से? कौन सा भगवान ने दिया तेरे को? ये नौकरी तेरे पास किसके पास है? कौन सा भगवान ने दिया? कौन से शंकराचार्य दिया? आमदेव बाबा, रामदेव बाबा, जामदेव बाबा, कामदेव बाबा क्या चला रहे हैं? मैं रामदेव बाबा को बोल 6 फीट का गड्ढा खोदते आदिवासी महिला की जैसा, मान जाऊंगा। जिस दिन खोदना शुरू करेगा भाईजान वो रामदेव बाबा नहीं रहेगा, आमदेव बाबा हो जाएगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी गड्ढा खोदने के काम को गवर्नमेंट नौकरी नहीं मानती गवर्नमेंट, लेकिन महिला साफ करने को गवर्नमेंट नौकरी माना गया है। इस देश में 5 करोड़ आदिवासी गड्ढा खोदते हैं और उनका काम छीन लिया गया है। वो जिंदा कैसे रहेंगे? 800 रुपए में खून बेचता है आदिवासी आदमी, 800 रुपए में अपनी किडनी बेच रहा है, अपनी आंखें बेच रहा है तो जिंदा है इस देश। साइंस क्या बोलता है? अबे खाना खाएगा तो खाना खाएगा तो जिंदा रहेगा। गवर्नमेंट क्या बोलती है? खाना होना तो खून देना पड़ेगा। साइंस बोलता है खाना खाएगा तो खून पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है खाना होना तो खून देना पड़ेगा। सबसे बड़ा इंटरनेशनल मार्केट है खून का, ब्लड का धंधा होता है। आदिवासियों का खून में रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है करके इंटरनेशनल लेवल पे आदिवासियों का खून बेचा जा रहा है। आदिवासियों की लड़की बिकती है ताई, आपके बस्तर की लड़कियां बिकती है, मंडला की लड़की बिकती है, मेलघाट में। यहाँ कुत्ता भूख से नहीं मरता, आदिवासी मरता है। और ये लड़ाई में मुसलमान भाई को भी खुल के आना पड़ेगा, आदिवासियों के साथ ओबीसी को आना पड़ेगा, दलित भाइयों को आना पड़ेगा, तब उसको लगेगा। आपको जरूरत नहीं है एक बार मुस्लिम, आदिवासी, दलित भाई, क्रिश्चियन आ जाए, आधे का काम तो आदिवासी निपटा देता है। इसको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये तो लड़ाकू कौम है। विश्व में इतना जमीन के लिए संघर्ष किसी कौम ने नहीं की होगी, इतना संघर्ष भारत के आदिवासियों ने किया है। 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है। जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाए उनके नाम स्वतंत्र सेनानी लिस्ट में है। बाबा साहब ने एक बात बोला, डॉक्टर हट्टन को बोला बाबा साहब, आई एम स्टिल कंफ्यूज हाउ द पावर ऑफ वोटिंग will be utilized by the people those who are living in the forest। जो लोग इस जंगलों में रह रहे हैं उनके वोटिंग अधिकारों को कैसे यूज करेंगे? ये लोग तो उनको अपने खिलौना बना देंगे। ये बाबा साहब ने बोला था डॉक्टर जे.एच. हट्टन को। उस वक्त 2 वोटों का अधिकार की बात चल रही थी। बाबा साहब ने उसका भी समर्थन किया। भाइयों, मेरी आप लोगों से विनती है, पूरे देश में माहौल खराब हो गया है। नॉर्थ ईस्ट में देखिए नागरिकता बिल की बात चल रही है, वो भी मुस्लिमों के खिलाफ में, दलितों के खिलाफ में, ओबीसी के खिलाफ। हम तमाम लोगों को इन सब चीजों को लेकर चलना है। एक अच्छी मीटिंग आप लोगों ने की है, लेकिन मीटिंग के साथ साथ एक अच्छी बैठक भी होनी चाहिए। ये पब्लिक मीटिंग से नहीं जमेगा, हमको इंटरनल बैठकें भी करनी पड़ेगी। आप सब लोग उसके लिए इन्वाइटेड है। कुछ गलत बोल दिया होगा तो माफी, ज्यादा समय ले लिया होगा उसके लिए भी माफी, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। जो लोगों ने और जो कार्यकर्ताओं ने ये काम किया उनके लिए सब लोग तालियां बजाओ। ये शुरुआत है। नहीं, ये मेरे को बोल रहे हैं कि लोगों को बोल रहे हैं? यहां लिखा हुआ है लंच की, खाने की व्यवस्था है, तो ये मेरे को बोल रहे हैं कि खाना खा ले। सबके लिए है, सबको भैया खाने का इन्विटेशन। 2 लोग और बोलने वाले हैं। हिंदू ताई, फॉरेस्ट बिल का जो अभी खाका बना है, मैंने कांग्रेस की पार्लियामेंट्री कमेटी में बोला हूं, कांग्रेस आपके साथ में आदिवासी नहीं जाएंगे, आदिवासियों के साथ में आओ। मैंने प्रकाश अंबेडकर के साथ में इसका रेजोल्यूशन पास किया था आज से 2 साल पहले। ये लोग मेरे को अरेस्ट करने वाले थे, मेरे को शूट आउट करने वाले थे। ये लड़ाई हमको मालूम था कि इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सौदा इतना बड़ा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण का कॉन्ट्रैक्ट भारत में हुआ है और सबसे बड़ी हिस्सेदारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है।
और पूरे देश के आदिवासी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं कि क्या करेंगे, दलित भाइयों की तरफ देख रहे हैं, अम्बेडकर मूवमेंट की तरफ देख रहे हैं कि क्या करेंगे। अब सब सत्ता के चक्कर में है, मैं एमएलए बनूंगा, मैं मिनिस्टर बनूंगा, मैं तो कितने बनेंगे, 440 के बाद कोई पोस्ट ही नहीं है वहां तो वैकेंसी आपकी 440 की है, उसमें भी तुम्हारे रिजर्वेशन 120 के ऊपर तुम जाएंगे नहीं, ओबीसी को भी मिला लेंगे तो 140 के ऊपर जाएंगे नहीं, मुसलमान को तो आने देते ही नहीं, 2-4 देंगे उनको, उसको बोलेंगे ये 4 खासदार तुम्हारे एमपी बना दिए, अब तुम मस्जिद में नमाज पढ़ो, इससे ज्यादा कुछ मत करो, अल्लाह अल्लाह करते रहो। वो क्रिश्चियन को बोलेंगे तुम भी प्रेस दी लॉट करो, और आदिवासियों को बोलेंगे तुम भी थोड़ा पेंटा सेवा लगते रहे। हमको इन लोगों ने प्रोग्राम दे दिया और किसी प्रोग्राम को समझना है। माइक गिर गया है, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं, ज्यादा समय लिया, किसी दिन फुर्सत में बैठेंगे, बात करेंगे आदिवासी भाइयों से, दलित भाइयों से, ओबीसी भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से और बाकी जो मजदूर भाई है, तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छा कदम उठाया। ये जो भीम आर्मी है, ये भीम आर्मी दिखना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा लड़ने में भरोसा करता हूं, भागने में नहीं। आपकी आर्मी रहना चाहिए बिरसा ब्रिगेड के साथ में, आपके हर कदम पे हम आपके साथ में रहेंगे और हम आपके साथ में रहेंगे। जो भैया आप बोल के गए मेरे नागपुर की है, मैं खबर भेज दूंगा, उसको बुला लूंगा, उनको भी यही बात बोलना है अंदर में कि अंदर से काम करें, तुम बाहर से तो हमारे साथ में, तो अंदर से भी रहो और बाहर से भी रहो, ओपन आओ, खुल के आओ। ये लड़ाई सबको खुल के लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए हमारे द्वारा लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है, जिसका अंतिम साधन बाबा साहब ने संविधान बचाया है। जिस दिन संविधान खत्म, देश खत्म, हम लोग खत्म, समाज खत्म, हमारे अधिकार खत्म, हमारा अस्तित्व खत्म, हमारी पहचान खत्म। भाइयों, इस तमाम चीज को अम्बेडकरवाद, बिरसावाद, मूल निवासीवाद इस फलसफे के नाम से जानते हैं। आप तमाम लोगों से विनती है, यहाँ बामसेब के भी लोग होंगे, मेरी बात बामसेब के लोगों को भी चुभती है, बंद रूम में बैठकर ऑफिसर बन के एक दूसरे को हार मिलाने से काम जमने वाला नहीं है। बाबा साहब का आंदोलन जमीन का आंदोलन है, 1-1 रुपए वाला आंदोलन है, नंगे भूखे लोगों का आंदोलन है, किसी एक धर्म का आंदोलन नहीं है। बाबा साहब के अम्बेडकरवाद को हमने खत्म किया करके संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अगर इस देश में अम्बेडकरवाद होता या मार्क्सवाद खड़ा हो सकता है तो अम्बेडकरवाद क्यों नहीं हो सकता? इस पर भी सोचना शुरू करो। मैं आप लोगों को, सब लोगों को एक आह्वान करके जा रहा हूं भाई, कि ये आदिवासियों की आखिरी लड़ाई रहेगी। आप मिशन के डायरेक्शन की तैयारी में रहो, जब आपको सूचना मिले काम से लग जाओ, एक नए सिरे से नई लड़ाई और नए समाज का निर्माण करने की तरफ चलो, तो ही हम संविधान को बचा सकते हैं। यही मेरी आपसे अपील है। जय भीम, जय बिरसा। जाते जाते एक शेर याद आया, बहुत शायरी मार रहे थे सब, मैं भी एक बात मुशायरे जैसा बोल ही देता, मेरे को भी अंदर से लग रहा था कि मैं भी कब कब बोलूं, तो मैं जाते जाते भाईजान एक शेर आप लोगों की नज़र कर देता हूं कि अपने चेहरे से जो जाहिर है, अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाए कैसे? अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाए कैसे, और हम तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो इस घर को बचाए कैसे। जय बिरसा। तो आप अनाउंस करो, मैं